सबसे पहले तो देखते हैं कि धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा यानी मनी बिल की डेफिनेशन। ये क्वेश्चन ना यानी कि ये टॉपिक ना केवल प्री के पर्सपेक्टिव से अपितु मेंस के पर्सपेक्टिव से भी महत्वपूर्ण है। कभी भी 2 नंबर के क्वेश्चन में या 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि मनी बिल की डेफिनेशन क्या होती है, और इसको याद करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन अभी हम इसको इजी बनाते हैं। देखो अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 110 है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 110 के अंदर क्या दिया हुआ है? जो धन विधेयक है उस धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी जो मनी बिल है उस मनी बिल की डेफिनेशन दी गई है। यानी धन विधेयक के अंदर किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाएगा उसको देख लेते हैं। नंबर 1, अगर मान लीजिए भारत सरकार क्या कर रही है, कोई भी टैक्स, यदि भारत सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का टैक्स लगाया जा रहा है या टैक्स में क्या किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है, या टैक्स को क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, या उसको संशोधित किया जा रहा है, तो इनसे संबंधित जो सभी बिल होंगे, यानी टैक्स लगाने से, टैक्स को हटाने से, टैक्स में चेंजेस करने से, इससे रिलेटेड अगर जो विधेयक होगा वो विधेयक किस प्रकार का विधेयक होगा साथियों? धन विधेयक होगा। किस प्रकार का विधेयक होगा? धन विधेयक होगा। अब देखो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा वित्त विधेयक, वित्तीय विधेयक नहीं, हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा? वित्त विधेयक, यानी कि फाइनेंस बिल के बारे में पढ़ा। और फाइनेंस बिल में क्या होता है कि आगामी वित्तीय वर्ष में जो टैक्स लगाया जाता है, जो कर लगाया जाता है, उसको हम कौन सा विधेयक कहते हैं? वित्त विधेयक कहते हैं। यानी कि जो बजट के हमने जो विभिन्न चरण पढ़े, तो बजट के विभिन्न चरणों में जो अंतिम स्टेज होती है वो कौन सी स्टेज होती है? वित्त विधेयक। और वित्त विधेयक में क्या किया जाता है? आगामी वित्तीय वर्ष में क्या लगाया जाता है? जो कर लगाया जाता है उसको हम फाइनेंस बिल बोलते हैं, फाइनेंशियल बिल नहीं बोलते हैं, फाइनेंस बिल बोलते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंस बिल की डेफिनेशन ये है, और धन विधेयक में क्या बोल रहे हैं कि कर लगाया जाना, यानी आगामी वर्ष के लिए कर लगाया जाना। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वित्त विधेयक एक प्रकार का कौन सा विधेयक है? वित्त विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक है। क्योंकि वित्त विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक है, इसीलिए वित्त विधेयक को पारित करने के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा? हमें उसी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा जो हम धन विधेयक के अंदर प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक वित्त विधेयक का कॉन्सेप्ट भी साथ में बताया। उसके बाद में आगे कि भारत की संचित निधि में से विनियोग, यानी कि हमारी जो कंसोलिडेट फंड है इंडिया का, अगर उस कंसोलिडेट फंड में से हम क्या कर रहे हैं? किसी धन का एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, विनियोग कर रहे हैं। ध्यान में रखें यहाँ पे विनियोग लिखा हुआ है, वे नहीं लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर नहीं लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है। अगर भारत की संचित निधि में से धन का जो विनियोग किया जाता है, और भारत की संचित निधि में से जो धन का विनियोग किया जाता है, उसके लिए जो विधेयक आता है, उस विधेयक को हम बोलते हैं विनियोग विधेयक। कौन सा विधेयक बोलते हैं? विनियोग विधेयक, जो कहाँ पे दे रखा है? आर्टिकल 114 में दे रखा है। तो इसका तात्पर्य है वहां कि विनियोग विधेयक भी एक प्रकार का कौन सा विधेयक है? धन विधेयक है। विनियोग विधेयक भी एक प्रकार का कौन सा विधेयक है? धन विधेयक है। क्योंकि जब विनियोग विधेयक भी एक प्रकार का धन विधेयक है, इसलिए इस विधेयक को पारित करने के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा? उसी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा जो प्रक्रिया हम किसके लिए फॉलो करते हैं? धन विधेयक के संदर्भ में। अब इसको हम एक वेन डायग्राम से मैं आपको बता देता हूं कि ये है धन विधेयक। इसी धन विधेयक में क्या जाएगा? वित्त विधेयक, यानी कि फाइनेंस बिल। फिर से बता रहा हूं कि फाइनेंस बिल, यानी कि फाइनेंशियल बिल नहीं है, वित्त विधेयक। और इसी में क्या आ जाएगा? जो हमारा विनियोग विधेयक है, नहीं, जो एप्रोप्रिएशन बिल है, वो एप्रोप्रिएशन बिल भी किसका पार्ट है? धन विधेयक का पार्ट है। तो अभी तक हमने धन विधेयक के अंदर 2 चीजें देखी है, टैक्स का लगाना, भारत की संचित निधि में से विनियोग करना। आगे नंबर 3 कि हमें क्या करना है? भारत की जो संचित निधि, भारत की जो संचित निधि की बात की जाए, यानी कंसोलिडेट फंड की बात की जाए, या जो आकस्मिक निधि यानी कि जो कंसिस्टेंसी फंड है, आकस्मिक निधि, इन दोनों की हमें क्या करना हो? अगर अभिरक्षा करना हो, यानी कि इसकी हमें कस्टडी करना हो, तो इनकी कस्टडी करने से रिलेटेड जो विधेयक होगा, वो विधेयक भी कौन सा विधेयक होगा? धन विधेयक होगा। संचित निधि किसके कंट्रोल में होती है? ये हमारी संसद के कंट्रोल में होती है। जबकि आकस्मिक निधि किसके कंट्रोल में होती है? राष्ट्रपति जी के कंट्रोल में होती है। तो कंसोलिडेट फंड और कंसिस्टेंसी फंड, इन दोनों की अगर हमें अभिरक्षा करनी है, इनको हमें अगर कस्टडी देनी है, तो उसके लिए जो विधेयक पारित किया जाएगा वो कौन सा विधेयक होगा? धन विधेयक होगा।
नंबर 4 में है कि भारत की जो संचित निधि यानी कि जो हमारी कंसोलिडेट फंड है और भारत की जो लोक लेखा निधि यानी पब्लिक अकाउंट फंड है, इन दोनों के अंदर जो प्राप्तियां हैं यानी कि जो पैसा हमें रिसिप्ट्स हो रहा है, उन प्राप्तियों से संबंधित भी जो विधेयक होगा वो कौन सा विधेयक होगा, वो किसके अंदर आएगा, धन विधेयक की डेफिनेशन में आएगा। अगली अगर हम बात करें 4 देख लिए, नंबर 5 यानी कि संचित निधि पर भारित्व है, संचित निधि पर भारित्व है, ये भी किसके अंदर आएगा, धन विधेयक की डेफिनेशन में आएगा। नंबर 6 की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर मान लीजिए विदेशी राज्यों से हमने अगर कोई ऋण लिया है और उस ऋण पर अगर हम कोई गारंटी दे रहे हैं, भाई विदेशी राज्यों से अगर हम ऋण लेंगे या विदेशी संस्था से कोई ऋण लेंगे तो हमें गारंटी तो देनी पड़ेगी। तो जो हम गारंटी दे रहे हैं तो उस गारंटी देने के लिए जो विधेयक होगा वो विधेयक किस प्रकार का विधेयक होगा, धन विधेयक। तो धन विधेयक के अंदर इन तत्वों का समावेश किया जाता है। अब देखो यहाँ से हमारे को क्या क्या क्वेश्चन आगे इनपुट हो सकते हैं। एक तो सीधा है कि धन विधेयक की डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। तो धन विधेयक की डेफिनेशन में एक तो हो गया कर, उसके बाद में हो गया विनियोग विधेयक, उसके बाद में क्या हो गया बताओ, अभिरक्षा। अभिरक्षा किसकी करनी है, हमारा जो संचित निधि प्लस हमारे जो कंसिस्टेंसी फंड है उसकी क्या करनी है, अभिरक्षा करनी है। उसके बाद में जो भारत सरकार को जो पैसे प्राप्त होते हैं वो पैसे प्राप्त होने वाले पैसे कहाँ पे रखे जाते हैं, वो रखे जाते हैं या तो संचित निधि में, अगर टैक्स और इनडायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स उनका अगर पैसा आ रहा है वो तो संचित निधि में रखा जाएगा। और यदि कोई पेंशन से संबंधित भारत सरकार को जो पैसा आ रहा है वो कहाँ पे रखा जाएगा, लोक लेखा निधि में रखा जाएगा। तो प्राप्तियां कहाँ पे रखी जाती है, या तो संचित निधि में या पब्लिक अकाउंट फंड में। तो जो प्राप्तियां होगी वो, उसके अलावा जो संचित निधि पर भारित हुए यानी कि संचित निधि पर भारित हुए होते हैं उनको भी धन विधेयक की डेफिनेशन में रखा जाता है। और नंबर है कि अगर हमने कोई ऋण लिया है तो उस ऋण को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो आप एक इस प्रकार का फॉर्मूला बना के धन विधेयक की डेफिनेशन याद रख सकते हो। अब क्वेश्चन क्या इनपुट हो सकते हैं, एक क्वेश्चन ये भी इनपुट हो सकता है कि धन विधेयक की डेफिनेशन में कौन कौन सी निधियों का उल्लेख किया गया है, केवल संचित निधि, केवल आकस्मिक निधि, केवल लोकलेखा निधि या तीनों निधियों का प्रयोग किया गया है। तो अगर हम इसको यानी कि इसको अच्छी तरह से अगर देखने का प्रयास करें तो देखो साथियों, यहाँ पे संचित निधि लिखी है, यहाँ पे आकस्मिक निधि लिखी है, यहाँ पे लोकलेखा निधि लिखी है। इसका तात्पर्य हुआ कि धन विधेयक की डेफिनेशन में तीनों जो निधियां हैं उनका उल्लेख किया गया है, यानी कि संचित निधि भी है, आकस्मिक निधि भी है और लोकलेखा निधि का भी उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान में रखना है कि जो संचित निधि पर जो भारित व्यय होता है, जो संचित निधि पर भारित व्यय होता है, वो भारित व्यय भी क्या होता है, धन विधेयक की डेफिनेशन में आता है। लेकिन अगर कहीं पे एग्जाम में ऐसा लिखा आ जाए कि भारत की संचित निधि से व्यय, भारत की संचित निधि से व्यय, तो ये भारत की संचित निधि से व्यय इसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि भारत की संचित निधि से जो व्यय है वो लिखा हुआ है आर्टिकल 117(3) के अंदर। भारत की संचित निधि से वो वे जो कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 117(3) में लिखा है। तो वे अगर शब्द वहां पे लिखा हुआ आए तो वो किसकी डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो डेफिनेशन धन विधेयक की डेफिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन संचित निधि पर जो भारित हुए हैं वो किस में आएगा, धन विधेयक की डेफिनेशन में आएगा। तो मनी बिल को आपको अच्छी तरह से समझना है। अब देखो इस मनी बिल से कि हम प्रक्रिया को भी देख लेते हैं। अभी तो हमने धन विधेयक की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को जाना। अब देखो साथियों, एक चीज इसमें और बता देता हूं, इन उल्लेखित तत्वों के होने के बावजूद भी, यानी कि अगर मान लीजिए किसी सदन के अंदर कोई विधेयक रखा जा रहा है और इस विधेयक के अंदर ये सभी तत्वों का उल्लेख किया गया है, इन तत्वों के होने के बावजूद भी ये डिसीजन किसके द्वारा किया जाएगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है, ये निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा, निर्णय किया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या स्पीकर के द्वारा किया जाएगा। जब लोकसभा अध्यक्ष उस पर सिग्नेचर करके ये प्रमाणित करेंगे कि ये क्या है, धन विधेयक है, उसके बाद में ही उसको क्या माना जाएगा, धन विधेयक माना जाएगा। अब हम देख लेते हैं धन विधेयक की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीजर होती है, उस प्रोसीजर को। धन विधेयक की प्रक्रिया क्या है साथियों,
कि सबसे पहले तो धन विधेयक केवल किसके द्वारा रखा जा सकता है, केवल मंत्री के द्वारा रखा जा सकता है, क्योंकि पैसों की आवश्यकता किसको है, सरकार को है। पैसा किसको चाहिए, सरकार को चाहिए। तो ये केवल किसके द्वारा रखा जाएगा, मंत्री के द्वारा रखा जाएगा। अब केवल जब मंत्री के द्वारा रखा जाएगा तो इसका तात्पर्य है कि कॉन्सेप्ट इमर्ज करो यहाँ से कि ये किस प्रकार का विधेयक होगा, केवल सरकारी विधेयक हो सकता है। क्या धन विधेयक गैर सरकारी विधेयक हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। उसके बाद में सर्वप्रथम इसको कहाँ पे रखा जाएगा, रखने से पहले क्या करना पड़ेगा हमको, राष्ट्रपति जी से हमें क्या लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति। राष्ट्रपति जी से क्या लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति से ही इसको क्या रखा जा सकता है। तो सबसे पहले कौन से सदन में रखा जाएगा, क्या लोकसभा में रखा जाएगा या राज्यसभा में, तो कंडीशन अप्लाई है कि सबसे पहले इसको कौन से सदन में रखा जाएगा, लोकसभा में ही रखा जाएगा। लोकसभा में क्यों रखा जाएगा, तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट ये समझ सकते हो कि लोकसभा में इसलिए रखा जाएगा क्योंकि हमारी जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नंबर कॉन्सेप्ट 1 तो ये हो गया। नंबर 2 कि अभी अभी हमने देखा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, इसका निर्धारण किया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमें उसको कहां पे रखना होगा, लोकसभा में रखना होगा। तो लोकसभा में इसको पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी, पारित होने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, यानी कि सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी। अब जैसे ही साधारण बहुमत से इसको कहां से पारित कर दिया गया, लोकसभा से पारित कर दिया गया, उसके बाद में इसको कहां पे भेजा जाएगा, उसके बाद में इसको भेजा जाएगा साथियों राज्यसभा में। कहां पे भेजा जाएगा, राज्यसभा में। अब देखो राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा क्या नहीं कर सकती है, इसको अस्वीकार नहीं कर सकती है। राज्यसभा इस धन विधेयक को क्या नहीं, अगर लोकसभा ने किसी धन विधेयक को पारित करके भेजा है तो राज्यसभा उसको अस्वीकार नहीं कर सकती है। नंबर 2 है कि राज्यसभा उसको क्या नहीं कर सकती है, संशोधित भी नहीं कर सकती है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। तो फिर राज्यसभा कर क्या सकती है, राज्यसभा लोकसभा को कोई सिफारिश जरूर भेज सकती है। क्या भेज सकती है, सिफारिश भेज सकती है कि आप इसके अंदर ये चीज़ें कर लो। और सिफारिशें आपको पता है कि बाध्यकारी होती नहीं है, जो सिफारिशें दी जाती है वो कभी भी बाध्यकारी नहीं होती। अगर मान लीजिए राज्यसभा ने कोई सिफारिश भेजी और सिफारिश को लोकसभा द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर राज्यसभा ये कुछ भी नहीं कर रहा है और 14 दिन से उसको पारित, 14 दिन हो गए और उसको पारित नहीं कर पा रहा है, तो 14 दिन बाद में उस विधेयक को क्या समझ लिया जाएगा, अपने आप ही पारित होता हुआ समझ लिया जाएगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि राज्यसभा के पास में जो धन विधेयक है, उस धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोकने की शक्ति है, उससे ज़्यादा कोई भी शक्ति नहीं है। केवल 14 दिन तक वो रोक सकता है। तो हम जब लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को क्या है, विशेषाधिकार प्राप्त है और राज्यसभा को इसकी तुलना में क्या है, कम अधिकार प्राप्त है। अब देखो उसके बाद में जैसे ही मान लीजिए राज्यसभा ने उसको सहमति दे दी, तो फिर विधेयक कहाँ पे जाएगा बताओ, राष्ट्रपति जी के पास। अब राष्ट्रपति जी के पास में कौन कौन से विकल्प हैं वो भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति जी क्या होंगे, या तो उस पर अपनी कंसेंट देंगे, यानी सहमति देंगे, या क्या कर सकते हैं, सहमति रोक भी सकते हैं। सहमति रोक इसलिए सकते हैं, सहमति रोक भी सकते हैं क्योंकि हमारे संविधान में कहीं पे भी ये उल्लेख नहीं किया गया है कि अगर राष्ट्रपति जी के पास में कोई बिल जाता है तो उनको कितने दिन में सिग्नेचर करना है। अब मान लीजिए धन विधेयक राष्ट्रपति जी के पास में गया और राष्ट्रपति जी ने उस पर सिग्नेचर किए ही नहीं, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीना हो गया, तो इसका तात्पर्य ये समझा जाएगा कि वो सहमति को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। लेकिन सामान्यतः होता क्या है कि राष्ट्रपति जी उस पर सहमति दे देते हैं। सहमति इसलिए देते हैं क्योंकि राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति पर ही कोई धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति जी के पास में एक कंडीशन नहीं है कि वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। जो धन विधेयक होता है उस धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जी द्वारा नहीं भेजा जा सकता है। तो ये हमने जाना धन विधेयक की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। सबसे पहले कि मंत्री के द्वारा रखा जाएगा, जब मंत्री के द्वारा रखा जाएगा तो ये किस प्रकार का बिल होगा, एक सरकारी बिल होगा। उसके बाद में राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति पर ही रखा जाएगा, सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा और लोकसभा अध्यक्ष ही ये प्रमाणित करेगा, ये निश्चय करेगा, ये डिसीजन करेगा कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है।
अगर लोकसभा अध्यक्ष ने निर्णय कर दिया कि ये धन विधेयक है तो उसको के बाद में लोकसभा से वो साधारण बहुमत से पारित होगा, उसके बाद में राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकता है, उसके बाद में राष्ट्रपति जी के पास में जाएगा, राष्ट्रपति जी या तो सहमति दे देंगे लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। तो ये हुई धन विधेयक की प्रक्रिया।